जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 6 का मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है और अभ्यास 3A, जिसमें चैप्टर का नाम है पूर्णांक। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले हम सब थोड़ा पूर्णांक के बारे में देख लेते हैं, जिससे प्रश्नावली में आसानी होगी सवालों को लगाने में। तब फिर हम सब प्रश्नावली लगाते हैं। देखिए पूर्णांक की परिभाषा क्या है। ऐसी श्रेणी जिसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य भी शामिल हो तो उसे पूर्णांक कहते हैं। देखिए ये पूर्णांक दिया हुआ है हमारा। पूर्णांक देखिए इसे हम सब ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। ये देखिए -4, -3, -2, -1, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और ये +1, +2, +3, +4 ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं। और शून्य जो दिया है ये भी पूर्णांक है, ये ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। तो और देखते हैं थोड़ा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दिया हुआ है बायां पक्ष। ये देखिए बायां पक्ष दिया है, यहाँ पे दायां पक्ष दिया है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से अगर इस साइड में जाता है तो वह धनात्मक होगा, दाएं साइड में जाएगा तो धनात्मक होगा। अगर कोई व्यक्ति इस साइड में जाता है तो वह ऋणात्मक होगा। अब देखिए ये 4 दिशा दिया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति पूरब की दिशा में जाता है तो वह धनात्मक होगा, और पश्चिम की दिशा में जाता है तो ऋणात्मक होगा। अगर ऊपर की दिशा में जाता है यानी उत्तर की दिशा में जाता है तो धनात्मक होगा, और नीचे की दिशा में आता है तो वह ऋणात्मक होगा। अब जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए ऊंचाई की बात कही गई है तो वह धनात्मक होगा, और गहराई की बात कही गई है तो ऋणात्मक होगा। अब हम सब प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली में इन सब का बहुत ज़्यादा यूज है। अब देखिए एक बात और सीख लीजिए कि कह रहा है कि -6 बड़ा है कि -5 बड़ा है। तो ये हमारा -5 बड़ा होगा, क्योंकि देखिए ये देखिए -5 यहाँ पे है और -6 इसके पहले होगा। तो ये देखिए हमारा -5 जो है बड़ा होता है अगर माइनस लग जाने पे। देखते हैं अब प्रश्नावली हम सब। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखते हैं, ये दिया हुआ है हमारा। देखिए ये दिया है हमारा +29, और ये देखिए ये -29 दिया है। ये देखिए -25 दिया है, ये -23 दिया है, ये -19 दिया है। तो उसी प्रकार देखिए ये प्लस का, ये +17 का -17 दिया है। ये देखिए +13 का क्या हो जाएगा हमारा -13 हो जाएगा, यानी हमारा ये दूसरा सही है। उसी प्रकार देखिए नीचे वाला सवाल दूसरा दिया हुआ है। ये देखिए +5 का जो है -5 दिया है, और -8 का +8 दिया है। उसी प्रकार हमारा हो जाएगा। ये देखिए देखिए +11 का जो है -11 दिया है, और ये -14 का क्या हो जाएगा हमारा +14 हो जाएगा, जो कि ये तीसरा सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। पहला सवाल दिया हुआ है शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। अब नीचे कहा है तो नीचे का मतलब हो गया -4 डिग्री सेल्सियस। देखिए 7 कदम पूरब दिशा में कहा गया है, तो पूरब दिशा में मैंने पहले ही बता दिया है पूरब दिशा को क्या मानते हैं, धनात्मक। तो ये हो जाएगा हमारा +7। अब देखिए 3.28 रुपये की हानि यानी घाटा हो गया हमारा। तो यानी हानि का मतलब हो गया -3.28 रुपये। इसको पूर्णांक में हम सब ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए चौथा दिया हुआ है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। तो पश्चिम दिशा कहा गया है तो ये भी हम सब माइनस लिखेंगे 18 मीटर। अब देखिए समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, 1000 मीटर ऊंचाई की बात कही है तो +1000 लिखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित को पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि दिया है +9, तो +9 का जो है योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे हम सब योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ये +9 दिया है तो इसका -9 हो जाएगा, और -21 दिया है तो इसका +21 हो जाएगा। देखिए यहाँ +39 दिया हुआ है तो इसका हमारा हो जाएगा
39, -41 दिया है तो इसका हो जाएगा +41, +91 दिया है तो इसका हो जाएगा -91। अब देखते हैं 5वां सवाल हम सब। देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो पहले हम सब संख्या रेखा ऐसे खींच देंगे और देखिए यहाँ दिया हुआ का खंड में +4 दिया है तो 0 से शुरू करेंगे और +4 कर देंगे। देखिए ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे करके उसको ऐसे मिला देंगे, ये हो गया हमारा +4। ऐसे तीर को भी लगा देंगे। अब खा खंड दिया हुआ है -9 तो 0 से उठाएंगे, देखिए 0 से ऐसे किए, उसके बाद फिर यहाँ से ला के यहाँ से उसके बाद में ऐसे मिला दिए। अब देखिए -9 कहा है तो तीर हमें इधर का लगाना पड़ेगा। अब देखिए गा खंड का कह रहा है +7 कह रहा है तो 0 से शुरू करेंगे और +7 पे ला के गिरा देंगे। देखिए ये देखिए 0 शुरू किए और +7 का है तो यहाँ लाएंगे, उसके बाद यहाँ ला के मिला देंगे। उसके बाद देखिए घा खंड क्या कह रहा है -3 कह रहा है तो 0 से उठाए, उसके बाद यहाँ लाए, उसके बाद यहाँ ला के मिला दिए। -3 का है तीर इस साइड रहेगा। अब देखिए अंगा खंड क्या कह रहा है कि -6 तो -6 कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे ला के उसके बाद इस पर ऐसे मिला देंगे तो ये हो गया हमारा -6। संख्या रेखा पर ऐसे ही प्रदर्शित कर देंगे। अब देखते हैं हम सब 5वां सवाल। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि पूर्णांक को ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्विक संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए का खंड क्या कह रहा है कि +7 बिंदु ए से, यानी ए बिंदु +7 है, यानी देखिए यहाँ दिया हुआ है ए बिंदु हमारा, इसे +7 से प्रदर्शित किया गया है। और उसके बाद हमें बताना है कि -7 कौन से बिंदु से प्रदर्शित होगा। तो -7 देखिए सबसे नीचे है तो यहाँ से जब ऊपर जाएंगे हम सब तो +7 ऊपर जाएंगे तो ये आएगा, और यहाँ से नीचे -7 आएंगे तो हमारा बिंदु ई आएगा, यानी इसको हम सब प्रदर्शित करेंगे बिंदु ई से। अब देखिए खा खंड क्या कह रहा है कि बिंदु बी किस पूर्णांक से निरूपित करता है। बिंदु बी, तो बिंदु बी हमारा कहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु बी। तो बिंदु बी को तब नीचे आएंगे तो देखिए 1 2 3, यानी नीचे आएंगे तो ये -3 हो जाएगा, यानी ये -3 से प्रदर्शित करेंगे। गा खंड क्या कह रहा है कि बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी का विपरीत, अब देखिए बिंदु बी नीचे था और बी का विपरीत बताना है तो बिंदु बी का विपरीत हमारा बिंदु सी होगा, क्योंकि देखिए 1 2 ये 3, ये +3 होगा, लेकिन हमें बिंदु बताना है तो हो जाएगा बिंदु सी। अब देखिए क्या कह रहा है घा खंड, बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो बिंदु डी का निरूपित पूर्णांक क्या हो जाएगा बिंदु डी का, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, यानी +5, बिंदु डी का +5 हो जाएगा। और के का क्या हो जाएगा, देखिए नीचे है के, तो 1 2 3 4 ये 5, यानी बिंदु के 5, यानी इसको -5 से प्रदर्शित करेंगे। और यल कह रहा है तो यल देखिए ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे यल दिया है, ऊपर गिनते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी +6 से प्रदर्शित करेंगे। अंगा खंड क्या कह रहा है कि बिंदुओं डी के और यल के विपरीतों को बताइए। विपरीतों को बताना है, यानी विपरीत बिंदुओं को बताना है। तो देखिए बिंदु डी का विपरीत क्या हो जाएगा, बिंदु डी का देखिए यहाँ पे दिया हुआ बिंदु डी का विपरीत जो है बिंदु के हो जाएगा, बिंदु के। और बिंदु के का विपरीत क्या हो जाएगा, बिंदु डी हो जाएगा, क्योंकि उतनी ही दूरी पर है, तो ये हो जाएगा बिंदु डी। और बिंदु यल का विपरीत क्या हो जाएगा, यल देखिए यहाँ +6 दिया है तो -6 नीचे आएंगे तो हमारा यम पे मिलेगा, तो यानी बिंदु हो जाएगा बिंदु यम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो का खंड क्या कह रहा है कि -2 और +3 के बीच का, के बीच का पूर्णांक, के बीच का पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, देखिए -2 के बाद क्या आता है हमारा -1 आता है, उसके बाद 0 आता है, उसके बाद +1 आता है, उसके बाद +2 आता है। आप लोग संख्या रेखा देखिएगा तो उस पर ऐसे ही लिखा होगा
अब देखिए 0 और 6 के बीच का पूर्णांक बताना है, तो 0 के बाद क्या आता है हमारा +1 आता है, उसके बाद +2 +3 +4 +5 +6 नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच का बोला है, तो +5 तक ही लिखेंगे। अब देखिए -4 और +4 के बीच का पूर्णांक बताना है, तो -4 के बाद क्या आएगा हमारा -3 -2 -1, उसके बाद 0, उसके बाद +1 +2 +3। अब देखिए बताना है -5 और +2 के बीच का पूर्णांक, तो -5 के बाद क्या आता है -4 -3 -2 यहाँ होगा, -2 -1 0 और +1। -3 और 5 के बीच का पूर्णांक हो जाएगा हमारा -2 -1 0 +1 +2 +3 और ये +4। अब देखिए -8 और 4 के बीच का पूर्णांक बताना है, तो -8 के बाद क्या आता है हमारा -7, उसके बाद -6, फिर -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 तक ही लिखेंगे क्योंकि देखिए हमें उसके बीच का पूर्णांक बताना है, तो +3 +4 नहीं लिखेंगे क्योंकि +4 बाहर हो जा रहा है, हमें बीच का ही लिखना है। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 में भी ऐसे दिया है, लेकिन उसके बाद में उसे आरोही क्रम में बदलना है। देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या रेखा देखिए, इसकी सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांक को आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले बीच का पूर्णांक लिखते हैं, तो 2 और 5 के बीच का पूर्णांक हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा 2 के बाद क्या आता है हमारा 2 के बाद +3, उसके बाद +4, +5 नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच का पूर्णांक बोला है। अब देखिए -4 और 0 के बीच का पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा -3 -2 -1 हो जाएगा, और 3 और 8 के बीच का पूर्णांक ये हो जाएगा +2 +3 +4 +5 +6 और +7। 0 और 4 के बीच का पूर्णांक ये हो जाएगा हमारा +1 +2 और ये +3। अब देखिए -5 और -2, तो -5 के बाद हमारा -4 आता है, उसके बाद -3, बस ये हो गया। -2 नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच का पूर्णांक बोला है। अब -1 और 4 के बीच, तो -1 के बाद हमारा आता है 0, उसके बाद +1 +2 +3। ये देखिए हम सब पूर्णांक को लिख लिए। अब बोल रहा है कि इसको आरोही क्रम में भी लिखना है, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे हम आरोही क्रम बराबर आरोही क्रम का मतलब हो गया कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा क्या है पहले, ये देखिए +3 दिया हुआ है ना, तो इसको हम सब पहले +3 लिखेंगे, उसके बाद +4 लिखेंगे। अब देखिए दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा वाला, तो दूसरा हो जाएगा हमारा आरोही क्रम, दूसरा आरोही क्रम हो जाएगा, ये देखिए आरोही क्रम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये आरोही क्रम में ऑटोमेटिक लिखा है। देखिए -3 छोटा है, फिर उससे बड़ा, -2 है, फिर -1 सबसे बड़ा है। इसी तरह आगे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये दिया है, ब्रैकेट में दिया है -13, तो इसको हम सब लिखेंगे -13 का निरपेक्ष मान लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे -13 का निरपेक्ष मान, ये हो जाएगा हमारा प्लस में 13 हो जाएगा। ये 12 का निरपेक्ष मान हो जाएगा 12, -37 का निरपेक्ष मान 37, 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होगा, और ये 47 का निरपेक्ष मान 47 होगा, 101 का निरपेक्ष मान 101 ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। अब कह रहा है काखंड सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, तो ये असत्य है क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक
शून्य नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा ना पूर्णांक होता है ना कोई सबसे बड़ा पूर्णांक होता है। तो ये हमारा असत्य हो गया। शून्य का विपरीत नहीं होता है, हाँ शून्य का विपरीत नहीं होता है, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखिए दिया हुआ है ग खंड -17 बड़ा है -5 से, तो ये असत्य है, क्योंकि माइनस लगे होने पर जो बड़ा होता है वो छोटा हो माना जाता है। जैसे देखिए -17 ये छोटा है और -5 बड़ा है, तो इसीलिए यह असत्य है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब देखिए जैसे दिया हुआ धनात्मक पूर्णांक +5 दिया है, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो कह रहा है कि ये +5 बड़ा होगा, हाँ तो ये बिल्कुल सत्य है, ये हो जाएगा हमारा सत्य, क्योंकि 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 और ये कह रहा है कि -5 से बड़ा होगा, ये तो बिल्कुल बड़ा होगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये असत्य है, क्योंकि बड़ा नहीं ये छोटा होता है। अब देखिए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, ये भी हमारा सत्य है। अब देखिए ये प्रश्नावली हम अभ्यास 3A पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक सीरियल से सभी पूरे किताबों को पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।